इससे दो काम हुए। एक तो सरकार का ध्यान एग्रीकल्चर से हटकर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लग गया, और दूसरा ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कभी डेवलपमेंट का एकमात्र स्कोप था ही नहीं। अगर इतना ही सब कुछ अच्छा चल रहा था तो अभी भी हमें एनसीईआरटी की बुक्स में किसानों को धोती और कुर्ते में ही क्यों दिखाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं अर्थ ज्ञान। इंडिया में किसान को जब तक एक जोड़ी बैल और एक हल के साथ ना दिखाया जाए तो वो किसान नहीं लगता। हम अक्सर किसानों को गरीब और झोंपड़ी में ही रहने वाला समझते हैं। तो आइए आज एक नज़र डालते हैं कि किसानों की इंडिया में क्या सिचुएशन है। ब्रिटिश राज से ही किसानों को फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स को फोर्सफुली उगाना पड़ता था, और इन कैश क्रॉप्स में अफीम, कॉटन और इंडिगो जैसी फसलें शामिल थी। इससे ब्रिटिशर्स को तो फायदा हुआ, लेकिन जो हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ थी जो 1900 से 1947 तक जीरो थी। 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है, और उसके बाद जो हमारे ऊपर फोर्सफुली लॉज लगाए गए थे उनको ख़त्म करने के लिए हम कुछ एक सुधार वाले कानून लेके आए, जिसमें लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 और जमींदारी एबोलिशन एक्ट जैसे शामिल हुए। सरकार ने डैम्स और कैनाल्स को बनाना शुरू किया ताकि जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके। लेकिन इसके बीच सरकार के पास एक बड़ा चैलेंज था। देश अभी अभी आज़ाद हुआ था, हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे कि हम ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा कर सकें, क्योंकि हमारे पास कुछ एक स्टेट्स थी जो फूड को सरप्लस क्वांटिटी में उगाती थी, और कुछ ऐसी स्टेट्स थी जहां पे अनाज की कमी थी, जिन्हें हम फूड डेफिसिट स्टेट्स कहा करते थे। तो अब दोनों के बीच अनाज को ले जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में हम इतने समर्थ नहीं थे कि हम अनाज को आसानी से ले जा सकें। उसी दौर में यूएसए के पास व्हीट की एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्शन थी, और उसको एक नई मार्केट चाहिए थी जहां पर वो अपना व्हीट को कंज्यूम करवा सके। और साउथ एशिया में उसी वक्त नए नए आजाद हुए देश फूड इनसिक्योरिटी का माहौल देख रहे थे और उनके पास खाने की कमी थी। तो यही मार्केट यूएसए को चाहिए था, और इसीलिए वहां की गवर्नमेंट ने पब्लिक लॉ 480 को पास किया। पब्लिक 480 को हम नॉर्मली पीएल 480 के नाम से जानते हैं। ये गेहूं हमें ऑलमोस्ट फ्री पड़ रहा था, क्योंकि इस गेहूं की पेमेंट हम डॉलर्स की जगह रुपीस में कर रहे थे, और जो पेमेंट हम कर रहे थे उसका 80% तक अमेरिकन गवर्नमेंट को हमारे देश में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसी चीजों पर खर्च करना था। इससे दो काम हुए। एक तो सरकार का ध्यान एग्रीकल्चर से हटकर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लग गया, और दूसरा जो किसान यहां पर गेहूं उगा रहा था उसे मंडियों में और मार्केट में अच्छा दाम नहीं मिल रहा था। इससे किसान गेहूं उगाने के लिए डिस्करेज हो गया, और उसे लगा कि इससे अच्छा तो उसे किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, क्योंकि वहां पर सरकार सस्ता राशन भी दे रही थी। पीएल 480 स्कीम को लेकर सरकार का यह सोचना था कि एग्रीकल्चर को शुरुआती दौर में डेवलपमेंट के साथ लेके चलना पॉसिबल नहीं है, और सरकार को लगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पर पूरा फोकस करना चाहिए। पर सच्चाई यह है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कभी डेवलपमेंट का एकमात्र स्कोप था ही नहीं। अगर हम इंडिया के 5 इयर्स प्लान पे नजर डालें जो 1951 से 1956 तक था, उसमें एग्रीकल्चर के लिए 31% शेयर था, जबकि 1956 से 1961 तक ये 20% तक रह गया। फिर 1961 से 1966 तक तीसरे 5 ईयर प्लान तक ये सिर्फ 23% ही था, और ये 3% भी इसीलिए बढ़ाया गया ताकि हम अपने एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाहते थे, क्योंकि 1960 के दशक में हमने दो लड़ाइयां लड़ी थी, जिसमें एक पाकिस्तान के साथ भी थी। पाकिस्तान कोल्ड वॉर में अमेरिका का साथी रहा था, उसका समर्थन करता था, और अब यूएसए ने हमें पूरी साल का गेहूं देने के बजाय मंथली इंस्टॉलमेंट में देना शुरू कर दिया। और यूएसए ने हमें यह रीजन दिया कि जो हम पैसा सब्सिडी से बचा रहे थे वो हम रशिया से हथियार लेने में वेस्ट कर रहे थे। इस वजह से हमारे पास अब वो दोबारा से टाइम आ गया जो हमने 10 साल पहले देखा था। अब हमें दोबारा से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर ध्यान देना था, और ये वो टाइम था जिसे हम एग्रीकल्चर में गोल्डन ईयर्स के नाम से जानते हैं। और इसके लिए एमएस स्वामीनाथन को इसकी जिम्मेवारी दी गई, और उन्हें हम इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर भी कहते हैं। एमएस स्वामीनाथन ने HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटीज को इंडिया में लाया, और इसके लिए कुछ जगह को सिलेक्ट किया, जिसमें पंजाब और हरियाणा इनिशियल स्टेज में सिलेक्ट कर दिए गए। दरअसल HYV सीड्स को फर्टिलाइजर और इरिगेशन हमारे ट्रेडिशनल वेराइटीज से काफी ज्यादा जरूरत होती है, तो इसके लिए पंजाब और हरियाणा को फर्स्ट फेज में सिलेक्ट कर लिया गया, जहां पर भाखड़ा डैम से कैनाल की हेल्प से इन स्टेट्स में इरिगेशन
इजीली करवाई जा सकती थी और लोगों को एनकरेज करने के लिए इनपुट सब्सिडी दी गई। अब इस इनपुट सब्सिडी में सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इलेक्ट्रिसिटी जैसी फैसिलिटीज को सब्सिडाइज्ड रेट पर दिया गया। इसके साथ आउटपुट सब्सिडी को देने के लिए 1964 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बनाया गया, जिसका काम था कि वो किसान से उनकी खेती को खरीद सके और किसान को उनकी प्रोडक्शन के लिए सही दाम मिले। इसके लिए एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन को बनाया गया, जहां पर पहली बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP की बात की गई। आखिरकार सरकार को इनपुट और आउटपुट सब्सिडीज देकर क्या फायदा था? इसके पीछे का रीजन हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर पैटर्न था, जिसमें हम मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। इसमें एक फायदा था कि अगर कोई एक फसल बर्बाद भी हो जाए तो दूसरी फसल उसकी भरपाई कर लेती थी। लेकिन अब दूसरी ओर सरकार किसानों के लिए मोनोक्रॉपिंग पैटर्न को लेके आ रही थी, जिसमें सिर्फ एक टाइप की ही फसल को लगाया जा रहा था और अगर वो फेल हो जाती तो किसान शायद इस घाटे को सहन नहीं कर पाते। और किसान सरकार की बात माने भी क्यों? क्योंकि उन्होंने ना तो ऐसी कोई फसलें पहले उगाई थी, ना ही ऐसा कोई पैटर्न को फॉलो किया था। लेकिन नतीजा यह निकला कि सरकार ने HYB सीड्स को इतना सस्ता किया, जिसमें इनपुट और आउटपुट सब्सिडीज जैसी चीजें शामिल थी, तो किसानों ने धीरे धीरे इन चीजों को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। किसान अब पंजाब और हरियाणा में राइस को उगा रहे थे, जो शायद इस पैमाने पर पहले नहीं उगाया जाता था, क्योंकि वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज को इतना अच्छा कर लिया गया था। अब इंडिया की फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो 1961 में सिर्फ 82 मीट्रिक टन थी, वो 1991 तक 176 मीट्रिक टन हो गई। ये ऑलमोस्ट डबल ही थी। अगर इतना ही सब कुछ अच्छा चल रहा था तो अभी भी हमें NCERT की बुक्स में किसानों को धोती और कुर्ते में ही क्यों दिखाया जाता है? अगर इसका रीजन देखें तो हमें ग्रीन रेवोल्यूशन के इंपैक्ट्स पर एक नजर डालनी चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ही हमारे देश में अनाज हुआ और पहले तो हमारे पास खाने की भी कमी थी। पर सच्चाई ये है कि 1949 से 1965 तक एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 3.1% था, जबकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद 1967 से 2008 तक का डेटा 2.4% शो करता है। ग्रीन रेवोल्यूशन से हमें फायदा नहीं मिला ये कहना गलत है, पर हमने जिस तरीके से और कितने टाइम तक इसे यूज किया जाना था इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारे एग्रीकल्चर पैटर्न और एग्रीकल्चर लैंड दोनों में ही बड़ा चेंज देखने को मिला। ट्रेडिशनल खेती में हमारा एक साइकिल बना हुआ था, जहां पर हम मवेशियों को पालते थे और उसकी ही गोबर से हम खाद भी बनाते थे और एक ऑर्गेनिक साइकिल को कंप्लीट करते थे। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, किसानों ने मवेशियों को छोड़कर ट्रैक्टर पे आना सही समझा और धान से बची हुई पराली भी जलानी नहीं पड़ती थी। पराली का झंझट अब हमें इसलिए ज्यादा हो गया है क्योंकि अब हम हार्वेस्टर्स भी यूज कर रहे हैं, जो सिर्फ फसल के दानों को ही निकालता है और बची हुई पराली अब खेतों में ही पड़ी रहती है। और इस पराली को जलाने के बाद जो दिल्ली में प्रदूषण की समस्या है, उसके लिए हम आज भी सिर्फ किसानों को ही दोष देते हैं। उनकी वजह से हमें ये सब देखने को मिल रहा है। दरअसल पंजाब और हरियाणा में धान की बुआई अप्रैल में करते थे, जो सितंबर और अक्टूबर तक तैयार होता था। लेकिन 2009 में पंजाब गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, जिसका नाम था पंजाब प्रिवेंशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट। इसमें अब किसान को धान की खेती मिड जून तक ही लगानी होती थी, क्योंकि सरकार का मानना था कि मई और जून में पड़ने वाली गर्मी से पानी की वेस्टेज ज्यादा थी। ऑन एन एवरेज 1 किलो चावल को बनाने के लिए तकरीबन 5000 लीटर पानी की जरूरत होती है और इसीलिए पंजाब और हरियाणा में HYV राइस के लिए जरूरत से ज्यादा सिंचाई की गई। हमारे HYV को फर्टिलाइजर की जरूरत उतनी ही होती है जितनी पानी की, और प्लांट के साथ साथ फर्टिलाइजर को यूज करने में भी पानी की जरूरत होती है। इन सब के बीच सिर्फ पानी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। ग्राउंड वाटर को बार बार यूज करके उसमें सैलिनेशन प्रोसेस शुरू हो गई, जिससे धरती के नीचे सॉल्ट्स और मिनरल्स अब धरती की सतह के नजदीक आने लग गए और इससे फर्टिलाइजर भी इनके साथ मिलकर फसल और मिट्टी में मिलने लग गए। इससे किसान के हेल्थ इश्यूज बिगड़ते नजर आ रहे हैं।
वो जो भी अपनी मिट्टी में उगा रहे हैं वो हम सब के लिए धीरे धीरे जहर बनता जा रहा है। दूध से लेकर अनाज में हर जगह टॉक्सिक एलिमेंट्स मिल रहे हैं। हम यूरिया का इस्तेमाल ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से लगातार करते आ रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर में यूरिया के लिए सबसे ज्यादा सब्सिडी दी जाती है, जो तकरीबन 64% है, और यूरिया के प्राइस पर लगभग 77% सब्सिडी दी जाती है। 1970 में 13 किलो अनाज के लिए हमें 1 किलो फर्टिलाइजर की जरूरत रहती थी, पर 2005 तक आते आते यही आंकड़ा अब 3.7 केजी के लिए पर केजी फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। किसान के लिए इनको यूज करने के अलावा कोई और ऑप्शन दिखता ही नहीं, क्योंकि वो एक जैसे साइकिल में फंस गए हैं। अगर वो इसका यूज नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगी। वैसे फर्टिलाइजर को किस मिट्टी के लिए कितना यूज करना है, इसके लिए सॉइल टेस्टिंग लैब्स भी बनाए गए हैं, लेकिन उनका यूज भी इतना फ्रिक्वेंटली नहीं हो रहा। इसके साथ साथ पेस्ट भी पेस्टिसाइड्स के लिए अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा लेते हैं, इसलिए पेस्टिसाइड्स को भी कुछ समय के बाद चेंज करना पड़ता है और नेक्स्ट टाइम ये पिछली बार से और इंप्रूव्ड और पावरफुल होता है। इसे टेक्नोलॉजिकल ट्रेडमिल कह सकते हैं, जिसमें किसान बाहर आने का कोई ऑप्शन ढूंढ ही नहीं पाता। अगर हम यूएसए के फार्मर्स की बात करें तो वो सिर्फ फार्मर्स ही नहीं है, वो बिजनेसमैन है। उनका खेती करने का साइंटिफिक टेम्पर अप्रोच है, जबकि इंडिया में मैक्सिमम लोग वो किसान बन जाते हैं जो घर से बाहर नहीं जाना चाहते या जिन्हें घर से बाहर काम नहीं मिलता। ज्यादातर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई करने वाले भी अपना फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब में ही देखते हैं। इसका जिम्मेवार हम किसानों को नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जब सरकार को इनकी जरूरत थी तब सरकार ने जय जवान जय किसान जैसे नारे दिए, और जब आज ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं तो हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि ये किसान कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अगर किसान कुछ कमाएगा नहीं, खेती नहीं करेगा तो खाएगा क्या। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सरकार ने ऐसा क्या कर दिया है जो किसान का भरोसा जीत सके, क्योंकि सरकार ने जब भी कोई भी सरकार हो इनका यूज किया है और यूज करने के बाद इन्हें भूल जाते हैं। शायद यही वो कारण है कि सरकार के तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद भी किसानों को एमएसपी के ऊपर सरकार के लिए डाउट क्यों था। ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि एमएसपी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।